नमस्कार बच्चों, हम एक बार फिर से आई क्वांटक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसके अंदर पहला टॉपिक होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपने बचपन से पढ़ा है। मेरे ख्याल से 10th स्टैंडर्ड में लगभग हर बोर्ड में, हर सिलेबस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इंट्रोडक्शन तो इंक्लूडेड है ही है। ठीक, अभी हम उसमें जाने से पहले सीक्वेंस और सीरीज का मतलब समझते हैं। सीक्वेंस का मतलब होता है हर टर्म का एक डेफिनेशन होना चाहिए। टर्म्स शुड बी डिफाइंड टर्म्स विद रेस्पेक्ट टू द पोजीशन, विद रेस्पेक्ट टू द पोजीशन। इस बात को समझिए, मतलब nth पोजीशन पे क्या नंबर आएगा, nth पोजीशन पे क्या नंबर आएगा, n की टर्म्स में उसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं an इज इक्वल टू 2n-3 और मैं सीधे आपसे पूछूं कि इसका पांचवा टर्म बताइए, तो आप क्या करेंगे? सिर्फ n को यहां पे 5 पुट कर देंगे। 2 × 5 - 3 मतलब कि ये हो जाएगा 7। अगर मैं बोलता हूं कि an इज इक्वल टू n+3 डिवाइड बाय n-7 और मैं बोलूं कि इसका 12वां टर्म बताइए, तो आप क्या करेंगे? सिर्फ n को 12 पुट कर देंगे। सो 12 + 3 डिवाइड बाय 12 - 10, जहां जहां n है वहां 12 वैल्यू पुट कर देंगे, तो 15 डिवाइड बाय 2 ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए अगर मैं बोलता हूं कि कोई सीक्वेंस है जिसका nth टर्म जो है वो है लेट्स से 2 to the power n - n to the power 2, और अगर पूछा जाए कि इसका छठा टर्म बताएं, तो आप क्या करेंगे? जहां जहां n है वहां वहां n की वैल्यू 6 रख देंगे। सो 2 to the power 6 - 6 स्क्वायर, तो 64 - 36, 14 और 14 28। ठीक, तो ये जो चीजें दिख रही हैं आपको, या ये क्या किया गया है? n की टर्म्स में। n क्या है? पोजीशन। और n की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? n की मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, क्योंकि हम पोजीशन काउंट कर सकते हैं। आई मीन 0th पोजीशन नहीं होता, या नेगेटिव पोजीशन -1th पोजीशन नहीं होता। फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है, 6th होता है, 12th होता है, 100th होता है। ठीक, तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब होता है कि इस तरह का नंबर्स का कलेक्शन जिसके अंदर हर एक टर्म उसके पोजीशन के हिसाब से डिफाइन किया जा सके, ताकि मैं डायरेक्टली उस टर्म की वैल्यू निकाल सकूं जो भी मैं चाहता हूं। ठीक है। सीरीज का मतलब क्या होता है? सीरीज का मतलब होता है सम ऑफ टर्म्स। सम ऑफ टर्म्स, तो ये थोड़ी सी गलतफहमी रहती है लोगों को कि सीरीज बोलते हैं। जिसको आप आमतौर पे आप लोग सीरीज बोलते हो वो एक्चुअली सीक्वेंस है, और सीरीज का मतलब होता है सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, बस उसका डेफिनेशन है, ज़्यादा उसमें जाने की आवश्यकता डिटेल में नहीं है। डिक्शनरी में अगर आप ढूंढेंगे तो सीक्वेंस और सीरीज एक ही तरह से दिया होगा, जबकि मैथमेटिक्स में सीरीज का मतलब होता है सम और सीक्वेंस का मतलब होता है डिफाइंड टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू द nth पोजीशन। ठीक है, अब हम क्या सारे तरह के जो प्रोग्रेशंस हैं या सीक्वेंसेस हैं उनको पढ़ेंगे क्या? नहीं, हमें सारे तरह के सीक्वेंसेस नहीं पढ़ने हैं। हमें बहुत पर्टिकुलर दो जो है वो ज़्यादा डिटेल में पढ़ने हैं। एक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और दूसरा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। एक और छोटा सा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसके बारे में भी एक छोटा सेशन हम जरूर करेंगे। आज के सेशन में हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसा होता है आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर मैं आपको इस सीक्वेंस के कुछ टर्म्स बता दूं, जैसे कि 4, 11, 18, 25, क्या दिख रहा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा, और वो पैटर्न कैसा है? एडिशन का पैटर्न है, जोड़ का पैटर्न है। आप कुछ ऐड करते जा रहे हैं। सो 4 + 7, तो अगर आप कांस्टेंट नंबर ऐड करते जाएं और उससे आपको अगला टर्म मिलता जाए, तो इस तरह के जो सीक्वेंस या प्रोग्रेशन मतलब जो आगे प्रोग्रेस होता हो, ठीक है, इस तरह का अगर होता है जहां पे दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर कांस्टेंट है, तो इस तरह के प्रोग्रेशन को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। वो डिफरेंस बढ़ता हुआ हो सकता है, मतलब पॉजिटिव डिफरेंस हो सकता है, या घटता हुआ भी हो सकता है। वैसे यहाँ पे अगला नंबर क्या आएगा? तो 7 डिफरेंस है, हमें पता चल गया, तो आप 7 ऐड करते जाइए। 25 + 7 32, 32 + 7 39, 39 + 7 46, और इस तरह से आप इनफाइनाइट तक या जितने मर्जी आप चाहें उतने तक जा सकते हैं। ये बढ़ता हुआ एपी है, इंक्रीजिंग एपी है, और इसमें जो डिफरेंस की वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू है, वो पॉजिटिव है। कई बार नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, लेट्स से सपोज 45, 41, 37,
33, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 45 से 41 -4 हुआ, 41 से 37 -4 हुआ, 37 से 33 -4 हुआ। इस तरह के जो प्रोग्रेशन हैं उनको भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही बोलेंगे। इट्स जस्ट दैट कि इसको हम डिक्रीजिंग एपी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टर्म्स डिक्रीज हो रहे हैं। क्यों कम डिक्रीज हो रहे हैं? क्योंकि वो जो कांस्टेंट डिफरेंस वैल्यू है वो नेगेटिव है। ठीक, अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं? जनरली अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म, इनफैक्ट वैसे तो कोई भी टर्म हो तो हमारा काम हो जाएगा। यूजुअली जो हम फॉर्मूला वगैरह बनाते हैं वो फर्स्ट टर्म के हिसाब से बनाते हैं। फर्स्ट टर्म जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने आपको बता दिया कि एक एपी का फर्स्ट टर्म ए है और ये जो कांस्टेंट डिफरेंस है इसका भी एक नाम होता है। ये जो कांस्टेंट डिफरेंस है इसका एक नाम होता है, उसका नाम होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ठीक। तो जैसे यहाँ पे जो पहला एपी है उसका कॉमन डिफरेंस कितना है, +7। यहाँ पे जो दूसरा एपी है उसका कॉमन डिफरेंस कितना है, -4। कॉमन डिफरेंस को हम ज्यादातर डी से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, यही वाला एग्जांपल लेते हैं, 4, 11, 18, 25, और यदि ऐसा पूछा जाए कि इसका 25वां टर्म बताएं, 25th टर्म बताएं, ठीक। तो ए और डी की मदद से, ए और डी, ए मतलब पहला टर्म, तो इस सीक्वेंस में जो पहला टर्म है वो कितना है, 4, और जो डी है वो कितना है, 4 से 11 कितना डिफरेंस है, 7। तो ए 4 हो गया और डी 7 हो गया, ठीक है। सो अगर हमारे पास पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस है तो nth टर्म निकालने का एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है, वो पहले आप नोट करें। nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + n-1 इंटू डी। ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है, a + n-1 इंटू डी। तो अगर हमें 25वां टर्म निकालना है तो 25th टर्म इस प्रोग्रेशन का बन जाएगा 4 + 25 - 1 इंटू 7। जस्ट कॉपी पेस्ट, ए की जगह 4, एन की जगह 25, डी की जगह 7, ठीक है। 25 - 1 24 इंटू 7 168 + 4 172, ये इसका आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए दोबारा, 24 इंटू 7 168 + 4 172, ठीक है। अगर बोला जाए ये 45, 41, 37, इसका 20वां टर्म बताएं, इसका 20वां टर्म बताएं। तो अगर आप ध्यान से देखें, इसका पहला टर्म कितना है, 45, कॉमन डिफरेंस कितना है, कितना, 45 से 41 -4 हो रहा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 45 + 20 - 1 इंटू, ध्यान रखिएगा साइन का, जो डी की वैल्यू है वो +4 नहीं ले लीजिएगा, वो है -4, ठीक है। तो ये बन जाता है 45, और ये 19 इंटू 4 76, तो -76, तो ये बनता है -31। चेक करें, ठीक है क्या, ये 5 और 1 6, 4 और 3 7, ठीक। कॉमन डिफरेंस में यदि कभी कंफ्यूजन हो तो उसका एक बहुत आसान सा तरीका है, मैं इस सारा कुछ हटा देता हूं। किसी भी एपी के लिए अगर आपको कॉमन डिफरेंस ढूंढना है तो आप कैसे निकालेंगे, एनी टर्म माइनस, कोई भी टर्म माइनस इमीडिएट प्रीवियस टर्म, इमीडिएट प्रीवियस टर्म, ठीक है। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेना है, लेकिन वो कैसे कैलकुलेट करना है, इमीडिएट प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। उल्टा मत कर दीजिएगा वरना साइन गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ 4, जैसे मैंने अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, 4, 11, 18, 25, इस तरह से था। तो कोई भी टर्म ले लीजिए, 18 अगर लिया तो 18 माइनस प्रीवियस टर्म यानी कि 11, ठीक है, 7, या 25 लिया तो 25 माइनस 11, 25 माइनस 18, आई एम सॉरी 18, कितना बन जाएगा 7, या 11 माइनस 4 7। 4 के पहले तो कोई टर्म है ही नहीं तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का एक बड़ा आसान सा तरीका हो गया कि एनी टर्म माइनस इमीडिएट प्रीवियस टर्म, ठीक है। तो ये हो गया एपी का डेफिनेशन। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन जो है बड़ा आसान सा है, बड़ा सीधा सा है। फाइंड 20th टर्म ऑफ द सीरीज 2, 5, 8, 11, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, वैसे यहाँ पे सीरीज नहीं, हमारे जो मित्र जिन्होंने प्रश्न बनाया होगा उन्होंने भी सीरीज लिख दिया। क्या होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए। कोई बात नहीं, आमतौर की भाषा में ये चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 2, 5, 8, 11, तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है ए वो कितना है, 2। कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है, 5 - 2 या 8 - 5 या 11 - 8, वो कितना है, 3। साइन का ध्यान रखना है। हमें क्या चाहिए, 20th टर्म चाहिए। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a + n-1 इंटू डी, ठीक है। तो nth टर्म यानी कि 20th टर्म जो होगा, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई, 20। तो जहां जहां जो चीजें चाहिए वो कॉपी पेस्ट कर दीजिए। सो a की जगह 2, n की जगह 20, -1 इंटू डी की जगह 3। सो 19 इंटू 3 57 + 2 59, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो हो गया
59। दोबारा देख लीजिए, 20 - 1 19 × 3 57 + 2 59 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। दूसरा, इफ द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 3 and 2 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द 29th टर्म ऑफ द सेम एपी। अब वो शब्दों में लिखा हो या कोई सीक्वेंस ऑलरेडी दे दिया हो, क्या फर्क पड़ता है? हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट टर्म मिल गया A3, कॉमन डिफरेंस D मिल गया 3, ठीक है, सॉरी D की वैल्यू 2 दी हुई है, ठीक है, D की वैल्यू डायरेक्टली जो दी होगी वही लेनी है, अपनी तरफ से कुछ गेस नहीं करना है कि +2 है कि -2 है। 2 दिया है तो 2 लेना है, -2 दिया होगा तो ही -2 लेंगे, ठीक है। अच्छा, हाँ, लेकिन अगर बता दिया कि डिक्रीजिंग है और D की वैल्यू 2 है, इसका मतलब फिर आप -2 लेना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक। अब जो है फाइंड 29th टर्म। 29th टर्म मतलब n की वैल्यू कितनी लेनी होगी? 29 लेनी होगी। सो 29th टर्म जो बनेगा वो बनेगा A + n - 1 × D। इस फॉर्मूले में A की वैल्यू डाल देंगे 3 + 29 - 1 × D की वैल्यू 2। 29 - 1 हो गया 28, 28 × 2 हो गया 56, 56 + 3 हो गया 59। अरे, इस क्वेश्चन का भी आंसर 59, पिछले वाले का भी आंसर था 59। दैट इज प्योर कोइंसिडेंस, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलिए, अब जो है आगे देखते हैं। अब हम आ जाते हैं, ये ठीक था ना, 20 19 3 = 57 और ये 58 × वाओ, वेरी गुड। चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, AN, ये एन नहीं है, ये AN है, ठीक है, ये जो चीज है वो AN है, इज एन अरिथमेटिक सीरीज, arithmetic progression, okay, if A3 = 7, A9 = 47, then find the value of A19। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, हमें क्या देखना है, आप उसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। अगर हमारे पास A और D अगर है तो nth टर्म कैसे लिखेंगे? A + n - 1 × D लिखेंगे। तो अगर मैं n को 3 डालूं तो A3 मिलेगा और वो क्या बनेगा? A + 3 - 1 × D यानी 2D। सो A + 2D वो दिया हुआ है 7। उसी तरह से अगर मैं n को 9 डालूं तो बनेगा A9 और वो 9th टर्म की वैल्यू मिलेगी वहां से। 9th टर्म की वैल्यू यहां से क्या दिख रही है? 9th टर्म की वैल्यू होनी चाहिए A + 8D और उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 47। वाह वाह वाह, 47 उसकी वैल्यू दी हुई है। सो A3 और A9 मिल गया। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दें तो A + 8D = 47 और A + 2D = 7। सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दें, ये कैंसिल हो गया। 8D - 2D वो 6D हो गया, 47 - 7 40 हो गया। तो D की वैल्यू मिल जाएगी 40/6 विच इज 20/3। ठीक है, D की वैल्यू हो गई 20/3। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए A19। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो तरीका यह है कि यहां पे किसी में भी D की वैल्यू रख के A की वैल्यू आप कैलकुलेट करें, ठीक है, या फिर थोड़ा दिमाग लगाएं। A19 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सोचिए जरा। A19 की जो वैल्यू होगी वो होगी A + 18D, A + 18D, ठीक है ना। अब इस A + 18D को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? A + 8D + 10D। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि A + 8D की वैल्यू है हमारे पास। कितनी है वो? 47 है, तो ये 47 हो गया। प्लस 10D, 10D की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 × 20/3। तो A निकाले बिना भी ये काम किया जा सकता है। तो ये बनता है 47 + 200/3, ठीक है, 200/3। 47 × 3 मल्टीप्लाई करें, 120 और 21 141 और 200 341 /3। जो भी ये वैल्यू है यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो 19th टर्म की जो वैल्यू है वो A + 18D इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर आप चाहें तो A की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो भी करके देख लें। अगर मैं 2D, D की वैल्यू है हमारे पास 20/3, सो 2D हो जाएगा 40/3। सो A की वैल्यू हो जाएगी 7 - 40/3, 7 - 40/3। सो 21 - 20, 21 - 40 दैट इज -21/3। तो ये दूसरा तरीका भी हो सकता था। उसमें हम क्या करते? A + 18D में जो वैल्यूज है A और D की वो रख देते। तो A की वैल्यू -21/3 प्लस 18 × D की वैल्यू 20/3। चेक करें, दोनों से सेम आंसर आना चाहिए। 3 से कैंसिल होगा तो ये बनेगा 6 × 20 120 × 3 360 360 -21। कहीं पे तो कुछ गलत हुआ। खैर, दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। A + 18D
हमें 19th टर्म चाहिए। डी की वैल्यू है हमारे पास 47 माइनस 7, 47 माइनस 7 मतलब ये हो गया 40। और इसकी वैल्यू डी की वैल्यू 40/6, 2 कैंसिल होगा 20/3। ठीक, तो एक जो हमने ये वाला किया a + 8d 47 + 10 × 20/3, सो 200/3, 3 × 47, 4 3s are 12, 7 3s are 21, so 120 and 21 is 141, 200 + 141 341। वो तो सही लग रहा है। यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है? यहाँ पे अगर हम देखें, हमने यहाँ से शायद कुछ गलत किया होगा। 21, हाँ गलत किया ना। ये जो 21 नहीं है, ये 21 नहीं है, वो कितना है देखिए ज़रा उसको, वो है वैल्यू हमारा, एक सेकेंड, ये वैल्यू है 7 3s are 21 - 40 -19/3। ठीक है, देखिए अगर आप ध्यान रख के करेंगे तो आपको गलतियां भी आइडेंटिफाई इजीली हो जाएंगी। सो 19/3 अब हो गया। सो 360 - 19 341/3। तो चाहे आप इस तरीके से करें या इस तरीके से करें, आंसर सेम ही आना चाहिए। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो गया 341/3। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। The 18th term of an AP is 43 and common difference is 2. Find the second term of the AP. ठीक, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। अगेन अगर मैं बोलता हूं an जो है वो a + n - 1 × d है, तो जो 18वां टर्म होगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा a + 18 - 1 17d, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 43। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है 2, मतलब d की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 2 रख दें यहाँ पे, तो a + 17 × 2 = 43। वाह, सो a की वैल्यू हो जाएगी 43 - 17, 2s are 34, और इसकी वैल्यू हो गई 9। ठीक है क्या? यस। सो a की वैल्यू 9, d की वैल्यू है ही हमारे पास 2, तो जो दूसरा टर्म होगा वो क्या बनेगा? सिंपली a + d। a + d मतलब 9 + 2 मतलब ये हो गया 11। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर बना हमारा दैट इज 11, 11। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन देखें क्या है इसमें। The 7th term of an arithmetic progression is twice the 3rd term. Then find the ratio of 9th term to 19th term. ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सो हमें पता है कि जो nth टर्म होता है उसका जनरल एक्सप्रेशन है a + n - 1 × d। 7th टर्म का मतलब क्या होता है? a + 7 - 1 6d। दिस इज ट्वाइस द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है? थर्ड टर्म a + 2d। अब आप इसको खोल दें, इसको अगर आप खोलेंगे तो a + 6d = 2a + 4d ऐसा आ जाएगा। वाह, बहुत बढ़िया। अरे वाह, कितना सुंदर रिलेशन आ जाएगा a और d का, 2a + 4d और इधर a + 6d। तो 4d इधर भेज दीजिए, तो 6d - 4d मतलब 2d, और 2a - a यानी कि a। सो a = 2d हो गया। वाह, बहुत अच्छी बात है, इसको ऐसे पकड़ के रखिए। ठीक है, नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ 9th टर्म टू 19th टर्म। तो जो रेशियो हमें चाहिए 9th टर्म टू 19th टर्म क्या बनेगा? ध्यान से देखें इसको। 9th टर्म बनेगा a + 8d। ठीक है, 19th टर्म बनेगा a + 18d, राइट। और a की जगह क्या रख देंगे? 2d रख देंगे। तो ये बनता है ना, ये फॉर्मूला तो हम ही इस्तेमाल कर रहे हैं, a + n - 1 × d। खाली इनको 9 रखना है और इनको 19 रखना है नहीं, है कि नहीं? सो a हो गया 2d + 8d डिवाइड बाय 2d + 18d। सो 2 और 8 10, और नीचे 2 और 18 20। तो d और d कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 1/2। यानी जो रेशियो हमें चाहिए वो 1:2 हो गया। ठीक है, तो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कैट के जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह के हो सकते हैं, आईपीएम के जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले सेशन में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म, उसका डेफिनेशन और उसको कैसे उसके ऊपर मैनिपुलेशन किया जाता है, उसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं, वो हमने यहाँ पे सॉल्व किया। अगले जो इसका अगला वीडियो आएगा उसके अंदर हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी उसकी बात करेंगे। सम ऑफ, वो बड़ा खूबसूरत सा टॉपिक है। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी उसकी बात करेंगे, और उसमें बहुत सुंदर सा एक शॉर्टकट, एक फॉर्मूला वो भी इस्तेमाल करेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, उसके ऊपर कमेंट करें, हमें फीडबैक दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई और हेल्प चाहिए तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच।